हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं बीएचयू कोर्स के लिए, और ये आपके लिए हेल्पफुल है आरयू के लिए भी। तो आपका डेमो क्लास पहला जो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग एक्सटेंशन का हिस्ट्री देखे थे और थोड़ा सा उसके बेसिक्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डेमो का क्लास दूसरा, जिसमें आपका पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन पहला एक हम लोग देखते हैं कि जो एक्सटेंशन होता है उसका क्या क्या पैराडाइम है, या फिर उसका मॉडर्न क्या है। मॉडर्न बोल सकते हैं इसको, आप लोग मॉडल्स बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो पैटर्न। ठीक है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है वो किन किन एरिया पे काम करता है, इसका 4 फोकस एरिया रहता है मेजरली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इसका एरिया है, उसका नाम है इमेंसिपेटरी। इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पहला उसका पैराडाइम है, इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन होता है। दूसरा होता है फॉर्मेटिव एक्सटेंशन, और ये कैसे कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। थर्ड इसका होता है हमारा फॉर्मेटिव हो गया दूसरा, और उसका तीसरा हो जाएगा इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन, और उसके बाद फोर्थ वन होता है परसुएसिव एक्सटेंशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन हम जिसको बोलते हैं, यदि मैं एक्सटेंशन का यूज़ जैसे यूथ एम्पावरमेंट हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगा, तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा हमारा, इमेंसिपेटरी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें हम लोग करेंगे एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर। पुअर जैसे कोई भी हम लोग के किसान जो है थोड़े से पुअर है, उनका हम लोग को अगर उत्थान करना है, उनका एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, युवाओं का सशक्तिकरण होता है, तो वो कौन सा एक्सटेंशन कहलाएगा, इमेंसिपेटरी। अब उसके बाद हम लोग उनके व्यक्तित्व का विकास, जैसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है किसी भी वर्क को चलाने के लिए, कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स है या वुमेंस है या फिर यूथ है, उनका हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। तो ये कैसे होता है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग करा दिए, ट्रेनिंग करा करके हम लोग उनका ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करते हैं ना। या और हम लोग शुरू में पढ़े थे कि इसका फंक्शन क्या है एक्सटेंशन का, KAS, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। इसको हम लोग को क्या करना है, इन्हेंस करना है, बहुत अच्छा करना है। स्किल को क्या है, बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, एटीट्यूड फेवरेबल बनाना है, स्किल करना है। तो ये कौन से एक्सटेंशन के अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव के अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका कुछ निर्माण कर, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। अब उसके बाद थर्ड आ जाएगा हम लोग का ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग केवीके के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रांसफ़र को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक लैब टू लैंड वाली जो प्रोग्राम होती है ना, कि हम लोग लैब में जो नई वैरायटी डेवलप की है, नया टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग को लैंड तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में उनका डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाना है। क्या करना है, डेवलप करना है डिसीजन मेकिंग पावर को। मीन्स उनको ये बताना है कि आपके सामने में कितने सारे टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, उसको हम लोग को बताना है। तो हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे किसानों के लिए या फार्मर्स के लिए या फिर महिलाओं के लिए या फिर यूथ के लिए, तो कौन सा जाएगा हमारा, इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गए। और उसके लास्ट है हम लोग को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है परस्यू करना, उनको कन्विंस करना हम लोग का काम रहता है। तो हम उनको देते हैं एडवाइजरी वर्क। ठीक है, एडवाइजरी देना हम लोग का काम है, एक्सटेंशन का एडवाइजरी करना कि बहुत सारे आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, उसमें से कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो वो कौन सा आ जाएगा, परसुएसिव वर्क है। उनको नई जो टेक्नोलॉजी है, नई वैरायटी, उसके बारे में कन्विंस करना है हम लोग को। तो यह हो जाएगा हमारा परसुएसिव एक्सटेंशन। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला है इमेंसिपेटरी, मीन्स इंपावरमेंट की बात आ जाएगी, तो वहाँ पर आ जाएगी इमेंसिपेटरी। फॉर्मेटिव से आप समझ ही जाएंगे कि फॉर्मेशन करना है, तो किसका करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट का, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल को उनको बढ़ाना है। फिर इन्फॉर्मेटिव, उनको नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा इन्फॉर्मेटिव। और फिर लास्ट में आ जाएगा परसुएसिव, जिसमें हम लोग एडवाइजरी वर्क उनको परस्यू करना है, उनको कन्विंस करना है। तो ये हो गए हमारे पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये प्रक्रिया होती है टीचिंग लर्निंग का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले टीचिंग क्या होता है, टीचिंग जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग जो है पढ़ाना जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो एक क्या है, प्रोसेस है। क्या चीज़ का प्रोसेस है, ये करता है, अरेंज करता है सिचुएशन का, ठीक है। सिचुएशन को अरेंज करता है, उनको पढ़ाने के लिए, उनको टीच करने के लिए सिचुएशन को क्रिएट करता है, अरेंज करता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टीचिंग। टीचिंग क्या करता है, सिचुएशन को अरेंज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लर्निंग क्या हो जाता है, लर्निंग भी क्या है, एक प्रोसेस है। सीखना भी एक क्या है, प्रोसेस है। पेपर में कई बार आ जाता है कि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस या मेथड या डिसीजन मेकिंग, तो हमारा आंसर आएगा प्रोसेस। लर्निंग भी क्या है, हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस है। लर्नर ओवर एक्टिविटी एफर्ट, लर्निंग जो होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन हम लोग का कराना रहता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि लर्निंग जो है वो कैसे इफेक्ट बनता है, इफेक्टिव करना है हम लोग को। लर्निंग के बहुत सारे पैराडाइम बने, उनके पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर इफेक्टिव लर्निंग की बात करेंगे तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। मतलब आपको लर्निंग किसी को, बच्चों को समझाना है या किसी भी फार्मर्स को समझाना है, किसी को भी लर्न करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स एलिमेंट होने चाहिए वो हम लोग देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, ये हम लोग के कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 5 एलिमेंट है। और ये पाँचों एलिमेंट अगर अच्छे से मिलेगा तभी क्या होगा, इफेक्टिव लर्निंग कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले में क्या है, लर्नर। लर्निंग में सबसे पहला होना चाहिए लर्नर्स कौन है, मतलब जिसको हम लोग को लर्न कर, जो पढ़ने वाला हो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आ जाता है हम लोग का, अब इसको पढ़ाने वाला कौन है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए टीचर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, टीचर। फिर उसके बाद क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो क्या हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट मैटर, या फिर एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी लगेगी। जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर छत बना होता है, रूम बना हुआ रहता है ना, वो आ जाएगा आप लोग का। फिज़िकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। एक डेस्क है, बेंच है, जहाँ पर आप बैठ कर के पढ़ते हैं, एक एक पर्टिकुलर रूम पे पढ़ते हैं, वो आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टीचिंग एड्स। मैं कैसे पढ़ाऊँ, जैसे आप लोग को मैं लैपटॉप टैबलेट के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से। मेरे पास चाक और डस्टर वाला जो है ऑफलाइन वाला सिस्टम है, वो यहाँ पर भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हो जाते हैं हम लोग के क्या, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग की। अगर हम लोग लर्निंग की बात करेंगे, किसी को भी सीखना हो तो वो उनके लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए, तो टोटल कितने एलिमेंट बताया मैंने, 5। पहला क्या है, लर्नर। तो यहाँ पर लर्नर जो है उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब उनको पता होना चाहिए, ठीक है। लर्नर जो है वो हमारा क्या है, सेंटर एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेंटर एलिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, कौन इसको पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। तो ये हो गए हमारे टीचर। टीचर का सब्जेक्ट मैटर जो उसमें कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो वो हमारे टीचर्स के एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैं आप लोग को एक्सटेंशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही अलग सब्जेक्ट के जो टीचर है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो उनको क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा फिजिकल फैसिलिटी, जैसे लाइट का व्यवस्था है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूम होता है, वहाँ पर आप लोग की अलग अलग कक्षाएँ लगती है। तो फिजिकल फैसिलिटी जैसे चौक डस्टर डस्टर जो हो गया, और ट्यूबलाइट है, पंखा, अगर ये सब लगे रहेगा तभी आप लोग का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगा। यदि गर्मी का दिन है तो वहाँ पर एसी या पंखा की व्यवस्था रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, पसीने की वजह से आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा टीचिंग एड्स। जैसे मैं आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मैं टैब और पेन का यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं, चौक डस्टर है, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, वहाँ जाएगा हमारा टीचिंग एड्स। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए हमारे टोटल, हमने जो बात किया था 5। पहला हो गया लर्नर, दूसरा हो गया टीचर, तीसरा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, चौथा फिजिकल फैसिलिटी, और पाँचवा होना चाहिए टीचिंग एड्स। अगर ये 5 अच्छे से मिलेंगे, ठीक है, पाँचों अगर पर्टिकुलर चीज़ पे मिलेंगे तब जा कर के होगा इफेक्टिव। अदरवाइज़ एक भी कम ज़्यादा हुआ तो वो इफेक्टिव हो पाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना, एग्जाम पे कई बार आ चुका है कि इफेक्टिव लर्निंग के एलिमेंट के नाम पूछ देंगे पाँचों, या फिर सेंटर एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग को याद करना है। अब उसके बाद हो जाता है एक्सटेंशन को हम लोग बोल रहे हैं पहले ही
कि एक्सटेंशन जो एजुकेशनल प्रोसेस है। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, अब ये प्रोसेस है मतलब चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स जो अनवरत चलती रहती है वो प्रक्रिया होती है, और नॉन साइक्लिक मीन्स जो कि पर्टिकुलर टाइम पे चल के कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें भी कितने हैं हमारे 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, इसमें भी 5 स्टेप्स आएंगे। और इसको किसने दिया है, लीगन्स ने, JP लीगन्स जी जो हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, इसको एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस को उन्होंने प्रपोज किया है। तो अब क्या होता है इसमें, हम लोग एक एब्रीविएशन बना है, उसका नाम है सोटर, SOTER। इसको आप लोग को याद रखना है, लाइन से याद रखना है SOTER करके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। एस का फुल फॉर्म हो जाएगा सिचुएशन, पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद समझते हैं उसको, ठीक है। व्हाट इज नाउ, इसका क्वेश्चन का क्या नाम है, व्हाट, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग को देखना है सिचुएशन। सिचुएशन मतलब अभी क्या है, व्हाट इज नाउ, अभी क्या स्थिति है उसको देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी मतलब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग टीचिंग। टीचिंग मतलब व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, मतलब क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आता है हम लोग का इवैल्यूएशन, ठीक है, 4th नंबर पे इवैल्यूएशन, 4th नंबर पे इवैल्यूएशन। व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट हैज़ बीन द रिजल्ट, ठीक है, कि हम लोग ने रिजल्ट अचीव किया कि नहीं। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा रिकन्सिडरेशन, लास्ट में आ जाएगा हम लोग का रिकन्सिडरेशन, व्हाट नेक्स्ट टू डू, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, सिचुएशन, ठीक है। अब ये जो है हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये अनवरत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस। अभी बहुत सारे और प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, एडॉप्शन का देखेंगे तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो उस पर क्वेश्चन आएगा कि साइक्लिक प्रोसेस कौन सा नॉन साइक्लिक है। सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया एज से क्या हो जाएगा हमारा सिचुएशन, मतलब हम लोग का अभी का स्थिति क्या है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ नाउ जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमको क्या करना है आगे। फिर उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, स्थिति को देख लिए, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन कर लिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊं कि हमने सिचुएशन देखा कि राइस का जो फील्ड है उसमें ब्लास्ट नामक बीमारी लगी है, ठीक है, तो ये हम लोग का सिचुएशन हो गया। अब उसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, किसानों को क्या करना है, ब्लास्ट डिसीज़ के बारे में आइडेंटिफिकेशन कराना है। फिर उसके बाद उनको टीचिंग कराएंगे कि कैसे इसको निजात पाया जा सकता है, कितना अफेक्ट करेगा। फिर उसका हम लोग एक एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो सिचुएशन हमने डिसाइड कर लिया, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, मतलब हमारा उद्देश्य कि हमको किसानों को क्या सिखाना है। जैसे हम लोग को अभी बताया मैं, ब्लास्ट के डिसीज़ के बारे में किसानों को समझाना है, तो हम लोग का ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हमारा जाता है, अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, अब देखेंगे कि टारगेट ऑडियंस जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी है, या फिर उनका एज क्या है, ये सब देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, टीचिंग, मतलब कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है उनको। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उनको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे तो वो समझ सकते हैं, ठीक है, उनको लिटरेचर दे सकते हैं, उससे उन लोग समझ जाएंगे। अगर कम पढ़ी लिखी है तो उनको टीवी के माध्यम से या फिर ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से उनको सिखाना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर आ जाएंगे हम लोग फोर्थ, जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया उनको टीचिंग दिया, क्या उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था क्या वो फुलफिल हुआ कि नहीं, ये आप किस में देखेंगे, इवैल्यूएशन, रिजल्ट में मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे, मूल्यांकन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4th नंबर पे मूल्यांकन। यदि हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छा रन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम लोग देखेंगे किस में, रिकन्सिडरेशन में, कि जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो अचीव नहीं हो पाया, कुछ कुछ चीज़ें अगर अचीव हो गई तो सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गए, अगर अच्छे से नहीं हो पाया तो उसको फिर से आगे में करेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, अनवरत प्रक्रिया, फिर सिचुएशन देख करके हमको साइक्लिक चलाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस किसने दिया है, JP लीगन साहब ने दिया है, और इसका एब्रीविएशन है सोटर, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसका होता है सिचुएशन।
उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग, फिर इवैल्यूएशन, फिर रिकंसीडरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक्सटेंशन टीचिंग जो हम लोग करते हैं। वो अभी जो देखे वो क्या था, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस था, प्रोसेस जो चलती रहती। अब हमारा जाएगा स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन की पर्टिकुलर बात करें, टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एजुकेशनल प्रोसेस देखे थे। अब ये क्या हमारा स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। इसको किसने दिया है? दो साइंटिस्ट हैं, दो भाई हैं, उनका नाम है विल्सन एंड गैलप। विल्सन एंड गैलप इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया विल्सन एंड गैलप ने, कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसका एब्रीविएशन है AIDCAS। इसका क्या है, 4 6 है तो AIDCAS। ठीक है, एडकास बोलते हैं इसको हम लोग, एडकास। अब देखते हैं कि एडकास क्या होता है। तो ए है तो सबसे पहले होगा टेंशन, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा अटेंशन के बाद आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में आ जाएगा डिज़ायर। फोर्थ में आ जाएगा हम लोग का कन्विक्शन। फिफ्थ में आ जाएगा हमारा ए से हो जाएगा एक्शन। और लास्ट में आ जाएगा सेटिस्फैक्शन। ये हो गए हमारे 6 स्टेप्स। किसके हैं ये स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन टीचिंग किसी को कराना है तो उसके लिए 6 स्टेप्स उनको क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अटेंशन है। आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या होते हैं, अटेंशन में क्या आ जाएगा, अवेयर। अवेयर होंगे तभी आप क्या हो पाएंगे, अटेंशन हो पाएंगे। तो पहले में क्या हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें सिर्फ अवेयर किसी के बारे में जानेंगे, मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जैसे मैंने देखा कि एक हार्वेस्टर होता है, पैडी हार्वेस्टर, उसके बारे में सिर्फ सुना है मैंने। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं कि वो कैसे काम करता है, क्या है, कितने का है, ये नहीं देखा मैंने क्या किया, टेंशन रखा है, अवेयर हूँ उससे। मतलब मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मतलब वो अवेयर स्टूडेंट है। वैसे ही हमारे किसान भी होते हैं, वो भी अवेयर होते हैं। फिर उसके बाद आपका अवेयरनेस अगर आपको बढ़ा, फिर धीरे से आपको उसमें क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम क्या करोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे हम उनका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, कैसे यूज़ करता है, अंडरस्टैंडिंग हमको बढ़ाना है। जैसे हार्वेस्टर का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें पहले हम अवेयर थे कि हार्वेस्टर होता है। अब उसमें कैसे काम करता है, कितने का है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिए तो हमारा क्या आ गया, उसमें इंटरेस्ट आया तो हम लोग उसको क्या किए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। अब उसके बाद हम लोग का डिज़ायर जो है, जो इच्छा है, वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसके एडवांटेजेस के बारे में जाएंगे। ठीक है, उसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कितना फ़ायदा साबित है कि नहीं है। छोटा किसान है, वो हार्वेस्टर 1 एकड़ रखा है तो हार्वेस्टर लेकर के क्या करेगा, वो उसको उपयोगिता ही नहीं है, तो उसमें हम लोग को एडवांटेज उसको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा कन्विक्शन। कन्विक्शन में इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन। परस्यू करने का जो सबसे अच्छा स्टेज कौन सा है, वो है कन्विक्शन। कन्विंस करते हैं हम लोग किसानों को। तो ये आप लोग को याद रखना है, पेपर में कई बार आया है कि स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन कौन सा स्टेज है, तो आपको फट से याद आना चाहिए कि कन्विक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग परसुएशन है। मीन्स हमको क्या करना रहता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है ना, जैसे उसके बारे में हम लोग किसानों को अच्छे से बताते हैं। ठीक है, फार्मर्स का ओवन सिचुएशन में, फार्मर्स के ओवन सिचुएशन में हम उनको कन्वेंस करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो वैरायटी है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसमें हम लोग उसके बारे में परस्यू करेंगे। फिर उसके बाद किसान को अगर परस्यू हो गया, कन्वेंस हो गया, तो वो क्या करेगा, उसका एक्शन लेगा। एक्शन मीन्स क्या करेगा, ट्रायल लगाएगा। तो ट्रायल लगाएगा तो वो स्मॉल स्केल पे होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे लगा करके देखता है, या फिर ये उसमें लेगा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, लगाएगा उसको, मतलब उसको क्या मिलेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब वो ट्रायल अगर लगा लिया तो उसको अगर लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायल लगने के बाद हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या करेगा, रीइंफोर्स। एक्शन में इस सीज़न में उन्होंने छोटे से स्मॉल स्केल में यूज़ करके देखा है, तो भविष्य में वो क्या करेगा, अगर उसको सेटिस्फाई हो गया रिजल्ट से, तो क्या करेगा, रीइंफोर्स फ्यूचर लर्निंग। एक बार अच्छा लगा उसको सीखने का तो उस मेथड को हमेशा अपनाएगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, कंटिन्यू यूज़ करेगा। या फिर मोटिवेट फॉर चेंज, मतलब उसको अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, मोटिवेट फॉर
चेंज, मतलब नया चीज़ यूज़ करने का कोशिश करेगा। तो ये हमारे हो गए स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। टीचिंग के बारे में बात करेंगे। किन्होंने दिया? विल्सन एंड गैलप ने दिया। कितने स्टेप होते हैं? 6, जिसको बोलते हैं एडकास। ए का होता है अटेंशन, आई का होता है इंटरेस्ट, डी का डिज़ायर, सी का कन्विक्शन, ए का एक्शन और इसका होता है सेटिस्फैक्शन। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कन्विक्शन। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग परसुएशन। इतना समझ में आया? आगे बढ़ें, एक टॉपिक और देखते हैं। अब हम लोग का एक आता है, आप लोग जैसे कुछ भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोन ऑफ एक्सपीरियंस। आप किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो कैसे अनुभव आपका बढ़ते जाता है और उससे आप कितना लर्निंग करते हैं, ये हमारा देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाई, किन्होंने दिया है? तो उसको दिया एडगर डेल ने। एडगर डेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस को दिया है और इसको मॉडिफाई किया था, मॉडिफाइड बाई सील नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? इसको मॉडिफाई किया है। हम लोग अभी जो देखेंगे वो एडगर डेल का रहेगा कि कैसे वो उन्होंने बनाया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस को। तो मैं आपके लिए कोन बना करके बताता हूँ इसको। ये हो गया हमारा कोन। अब देखते जाते हैं कि हमारा टेंस जो रिमेंबर है, हम लोग कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे याद रहता है, हम लोग को अनुभव बढ़ते जाता है तो कैसे होता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। ठीक है, रीडिंग के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो पहले हम लोग करते हैं रीडिंग। जैसे आप लोग मन में पुस्तक को पढ़ रहे हैं बोलते हैं ना, तो सबसे पहले होता है रीडिंग। इसमें कितना % याद होता है हम लोग को? 10%। किसी भी चीज़ को आप रीड करेंगे बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो कितना % याद रहेगा आपको? 10%। इसको लिखते हैं हम लोग टेंड्स टू रिमेंबर। हम लोग का जितना अनुभव बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग का क्या होते जाएगा? सेंसरी ऑर्गन काम करते जाएगा और उससे हम लोग का एक्सपीरियंस होते जाएगा। फिर उसके बाद आता है हम लोग का हियरिंग। हम लोग सुनते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, सुनने से हम लोग का कितना % याद हो जाता है? 20%। फिर उसके बाद 2 सेंसरी ऑर्गन हो गया, तीसरा हो जाता है हम लोग का सी। देखने से हम लोग को कितना % याद होता है? 30%। कितना % याद होता है हम लोग को? 30% याद रहता है। जिसको जैसे मैं रीडिंग किया, बुक में पढ़ा ताजमहल आगरा में है, ठीक है, तो मुझे 10% याद रहेगा ताजमहल आगरा में उपस्थित है। फिर उसके बाद और मैं किसी दोस्त के माध्यम से उसको सुन लूँगा तो मेरा सेंसरी ऑर्गन बढ़ेगा, उससे मेरे क्या हो जाएगा? 20% और याद हो जाएगा। मतलब हीरिंग करूँगा तो और एडिशन 10% हो गया। फिर अगर मैं उसको देखने गया, ताजमहल को आगरा में है कि नहीं करके, अगर मैं उसको सच में देख लिया वहाँ जा करके, तो कितना % हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा भी है और सुना भी और पढ़ा भी है उसको। अब उसके बाद सी प्लस ईयर, अगर आप उसको सुन भी लिए और उसको देख भी लिए तो हमारा कितना % हो जाएगा? 30 और 20 प्लस कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, 30 और 20 को जोड़ दिए हम लोगों ने। अब उसके बाद अगर आप किसी और को उसको रिकमेंड करेंगे, किसी और को अगर बताएंगे, बोलेंगे, ठीक है, सेइंग करेंगे, तो हो जाएगा आपका 70%। अब उसके बाद अगर आप उस चीज़ को से भी कर दिए और उसके बाद उसको करके भी देख रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा, तो लास्ट में आपका हो जाएगा से प्लस डू। से प्लस डू अगर आप उसको करेंगे, मतलब बोलेंगे भी और करके भी दिखाएंगे, तो वो हो जाएगा आप लोग का 90%, क्योंकि आप उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये है लास्ट हमारा 90%। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं तो कितना % याद होता है? 10%। उसको सुन लेते हैं 20%, देख लेते हैं तो 30%, देखेंगे और सुनेंगे तो 50%। फिर सेइंग करेंगे, बोलेंगे उसको तो 70%, और से प्लस डू उसको बोलेंगे भी और करेंगे भी तो हो जाएगा हमारा 90%। ठीक है, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ते जाएगा उतना क्या हो जाएगा? थिंग्स जो है आपको रिमेंबर हो जाएंगे, मतलब याद हो जाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो उसको बोल करके उसको पढ़ेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आज का क्लास। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के लिए अवेलेबल कर दूंगा, नए वीडियो शेयर करूंगा।
ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।